तो इस क्वेश्चन का आंसर को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। कुछ सोशियो कल्चरल थ्योरीज हैं उनके थ्रू इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो माल्थुसियन थ्योरी है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उससे कंटेम्प्रेरी population problems can be analyzed through various socio-cultural, demographic theories such as Malthusian theory, demographic transition theory and Marxist theory। ठीक है, सबसे पहले तो जो माल्थुसियन थ्योरी उसकी बात करें तो जो माल्थुसियन थ्योरी है वो क्या बोलते हैं, मतलब माल्थस क्या बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इट विल इवेंचुअली आउटपेस फूड प्रोडक्शन एंड लीड टू फेमाइन, डिसीज एंड अदर कैटास्ट्रोफी। बिकॉज अगर हमने आज पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक नहीं किया सो एक हमारे पास डिक्लाइन देखने को मिलेगा भाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। सो थॉमस Malthus argued that population growth would lead to or would eventually outpace food production and lead to famine, disease and other catastrophes। ओके, सो हमारे पास देखने को मिला भाई इंडिया के अंदर ही हम बात करें तो जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ था डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर हैज लीड टू व्हाट, इंक्रीज प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, जैसे सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर स्केर्सिटी हो रहा है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग countries like India has led to increase pressure on agricultural land, resulting in soil erosion and water scarcity। ये हो गया हमारे पास माल्थुसियन थ्योरी, है ना। हमारे पास अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के रिगार्डिंग हम कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स की बात करें सो ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि जो ट्रांजिशन है हमारे पास हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट से जो लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट की तरफ है ना, वो हमारे पास 3 स्टेजेस में 4 स्टेजेस में होता है यार। प्री ट्रांजिशन, अर्ली ट्रांजिशन, लेट ट्रांजिशन, पोस्ट ट्रांजिशन। मतलब एक तरह से ये जो डेमोग्राफिक थ्योरी है वो इंसाइट प्रोवाइड करता है ना,
कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे पास, बिकॉज ये थ्योरी क्या बोल रही है भाई, ये बोल रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर, सपोज करो कि नाइजीरिया के अंदर, वो जो कि स्टेज 2 के अंदर है, स्टेज 2 में क्या है भाई हमारे पास है ना, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट है। सो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जिससे अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, एंड दिस लीड्स टू व्हाट, ओवर क्राउडिंग, inadequate housing and sustain और strained public services। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट मैनी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड नाइजीरिया आर इन स्टेज 2 or 3 which is characterized by high population growth and increasing urbanization, एंड जिससे क्या होगा, दिस लीड टू problems such as overcrowding, inadequate housing and strained public services। तो ये हो गया हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर हमने बात की कि क्या प्रॉब्लम्स हैं भाई। अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें, सो मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, बिकॉज मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलता है कि देखो पॉपुलेशन प्रॉब्लम का जो जड़ है वो क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ होती हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है। एग्जांपल की बात भी करें, सो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो हमारे पास लेबर को एक्सप्लॉयट करते हैं, रिसोर्स किसी भी कंट्रीज को छीन लेते हैं, एक तरह से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत कम बेनिफिट होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, सोशल अनरेस्ट होता है, उसकी बात करता है मार्क्सिस्ट थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू Marxist theory, population problems are rooted in the capitalist economic system, which perpetuates inequality and exploitation। Okay, for example, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, दे में exploit labor and resources in developing countries while providing little benefits to local leading to environmental degradation and social unrest। ओके,
लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, देखो भाई ये जो सोशियो कल्चरल जो कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स है उसको हम बेटर अंडरस्टैंड तब कर सकते हैं जब हम जो इंटरसेक्शन है सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स का उसको अंडरस्टैंड करें, है ना। जो अलग अलग थ्योरीज है वो अलग अलग चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं यार, जैसे कि हमारे पास माल्थ्यूजियन है वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन अनचेक्ड है उसकी बात कर रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोल रहा है कि डिफरेंट स्टेज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। मार्क्सिस्ट बोलता है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म एक प्रॉब्लम है। सो बाय कंसिडरिंग दिस थ्योरीज, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, दे कैन डेवलप अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, जिससे वो क्या कर पाए, कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन इशू को सॉल्व कर पाए। दस कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, दस बाय considering these theories, policymakers and planners can develop more comprehensive and effective strategies to address contemporary population issues। ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था डिस्कस दी कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ वेरियस सोशियो कल्चरल डेमोग्राफिक थ्योरीज। तो हमने बात की हमारे पास कि जो माल्थ्यूजियन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स को, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेन करता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी एक्सप्लेन करता है ना। जो माल्थ्यूजियन थ्योरी है वो बोलता है कि भाई जो हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक समय आएगा जब वो फूड प्रोडक्शन से ओवर रीच कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ फूड प्रोडक्शन से, तो फेमाइन आ जाएंगे, डिसीज आ जाएंगे, कैटास्ट्रॉफी देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो रैपिड अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में, एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर आ रहा है, जिससे सॉइल इरोजन हो रहा है एक्सेसिव कल्टीवेशन की वजह से, वाटर स्केर्सिटी आ रही है यार, है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी एक्सप्लेन करता है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स क्या है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। जो स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में जो कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे पास डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, उनमें पॉपुलेशन को तेजी से हो रहा है भाई, अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है, एंड जिससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होगा, इनएडिक्वेट हाउसिंग होगा, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके ऊपर है ना तनाव पड़ेगा। तो ये एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ना। मार्क्सिस्ट थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, बोल रहा है कि जो जड़ का जो मेन कज है ना, पॉपुलेशन इनइक्वालिटीज एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहे हैं, मेन कज जो कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का हमने एग्जांपल दिया, जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लाइक इंडिया एंड नाइजीरिया के अंदर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और लोकल कंपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत कम बेनिफिट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर को, रिसोर्सेज को, है ना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, सोशल अनरेस्ट होता है। सो हमने बताया कि देखो भाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कंक्लूड किया मेंशनिंग दैट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, उनको इसको एक तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दिस थ्योरीज को, है ना, कंसिडर करना पड़ेगा और एक कॉम्प्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे जिससे हम एड्रेस कर पाएँ जो पॉपुलेशन इशूज़ हैं आज के ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8B है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड हाउ इज HLA सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन रेड ब्लड सेल एंटीजन। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आप क्या समझते हो, और HLA को डिफ्रेंशिएट करना है टू दी अदर सिस्टम जो कि बेस्ड हैं रेड सेल एंटीजन के ऊपर, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप की बात कर रही है यहाँ पे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड हाउ इज HLA सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन रेड ब्लड सेल एंटीजन। सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट, जो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है एक तरह से क्लासिफिकेशन है यार ब्लड टाइप्स का बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, एब्सेंस या फिर जो वेरिएशंस है स्पेसिफिक एंटीजन में रेड ब्लड सेल के ऊपर, उसकी बात कर रहा है। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर अ क्लासिफिकेशन ऑफ blood types based on the presence, absence or variation of specific antigens on the surface of red blood
cells. ओके, इससे पहले तो जो एबीओ सिस्टम है हमारे पास, देखो एचएलओ सिस्टम की बात भी करनी है तो डिफरेंट कैसे ये हमसे पूछा गया है ना। सो जो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्लासीफाई करता है ब्लड ग्रुप को इनटू 4 ग्रुप्स, ए बी है ना, ओ, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन द सरफेस. For instance, the ABO system for, एक ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना. इंस्टेंस classifies blood into 4 groups, that is A, B, AB and O, based on the presence or absence of A and B antigens on the surface of red blood cells. ओके, हम बात करें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, जो बोल रहा है कि एचएलए सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम बेस्ड ऑन व्हाट, रेड सेल एंटीजन, बिकॉज वाइल जो ब्लड ग्रुप सिस्टम इट फोकस ऑन एंटीजन, है ना, present on LBC, जो HLA system is concerned with the antigen present on the surface of the WBC, है ना, specifically जो surface of the nucleated cells, because जो HLA genes होते हैं they are encoded by genes called MHC, जो कि क्रोमोसोम 6 के अंदर लोकेटेड हैं. So the HLA, that is human leukocyte antigen system is different from blood group system based on red cell antigens, while blood group system focus on the antigen present on red blood cells. The HLA system is concerned with antigen present on what? Present on the surface of white blood cells. Specifically बात करें तो on the surface of the nucleated cells. ओके, तो WBC के सरफेस में होते हैं भाई HLA एंटीजन्स, है ना, एंड इसको कोड कौन करता है, ये एंटीजन को, दे आर कोड बाय मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. एंड ये जो HLA होते हैं द सिस्टम इज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार. ये जो HLA सिस्टम है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिफरेंशिएट व्हाट, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ.
immune system ability to differentiate self from non-self. And this antigen are responsible for what? This antigen are responsible for presenting foreign peptides to the T cells. Responsible for presenting foreign peptides to T cells, which then initiate an immune response to destroy the foreign substance. ओके, सो जो ये डाइवर्सिटी है ना HLA मैचिंग के अंदर, उसको भी हमारे पास देखा जाता है टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है भाई, है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द एंटीजन विच इज प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन द रेड ब्लड सेल, वाइल द HLA सिस्टम इज, है ना, इज कंसर्न विद द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द WBC। सो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं। 10 जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है आर classification of blood types based on the presence or absence of specific antigen on red blood cells, while the HLA system is concerned with antigen present on white blood cells, which are specifically those antigen which are encoded by the MHC gene। और ये MHC जो जीन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं यार? दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6 ह्यूमंस के अंदर। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल, HLA सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एंटीजन ऑफ WBC। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लड ग्रुप सिस्टम, हाउ इज HLA सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज बेस्ड ऑन द रेड ब्लड सेल, है ना। तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो एक तरह से आप समझना क्लासीफाई किया जाता है ब्लड टाइप को बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, है ना, एंटीजन जो कि प्रेजेंट हैं ब्लड सेल के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ABO सिस्टम में हमने क्या देखा? ABO सिस्टम में हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है उसको AB, ABO, है ना, AB और O में क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ A एंड B एंटीजन। HLA सिस्टम कैसे डिफरेंट है भाई हमारे पास जो बाकी ग्रुप से? बिकॉज HLA के अंदर हमारे पास जो एंटीजन है वो WBC के अंदर पाए जाते हैं, बट जो बाकी जो ब्लड सिस्टम है ना, जो अब सपोज करो कि हमने ABO की बात की, वो RBC के अंदर देखते हैं। HLA सिस्टम बहुत क्रूशियल होता है यार कि ये इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर, मतलब एक तरह से हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, है ना। बिकॉज जो ये एंटीजेंस होते हैं ना वो हमारे पास ये जो HLA सिस्टम है ना वो
क्या है, एक तरह से एंटीजेंस के ऊपर बेस्ड है। वो एंटीजेंस को किसने कोड किया है, एमएससी ने कोड किया है यार, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 में पाया था इसके जीन्स, है ना। एंड ये जो एंटीजेंस होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एमएससी के अंदर, जो कि सॉरी एचएलए के अंदर, जो कि किसी फॉरेन पेप्टाइड को टी सेल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट कर जाता है हाई फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट। ठीक है, सो हमने बताया लास्ट में कंक्लूड किया कि भाई देखो ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरबीसी के देखे जाते हैं, एचएलए सिस्टम में डब्ल्यूबीसी को देखा जाता है। इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी मे बी यूज इन डिजाइनिंग इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। ठीक है, सो एंथ्रोपोमेट्रिक एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी में बी यूज इन डिजाइनिंग इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो नॉलेज है एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, जो है ना, एर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है भाई एंथ्रोपोमेट्री की, दस एनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर कंफर्टेबल, सेफ एंड एफिशिएंट फॉर यूजर्स। सो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, दिस नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी enhance the understanding of human anatomy, ergonomics and anthropometry, thereby enabling the creation of products that are comfortable, safe and efficient for users. पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट एर्गोनॉमिक्स। है ना, ये जो एर्गोनॉमिक्स है इज व्हाट इट इज द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग इक्विपमेंट एंड डिवाइस दैट कैन फिट द ह्यूमन बॉडी, है ना, उसके मूवमेंट एंड इट्स कॉग्निटिव एबिलिटी। designing equipment and devices that fit the human body, its movements and its cognitive एबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो डिज़ाइन ऑफ एन ऑफिस चेयर, है ना, जो कि प्रॉपर सब पोस्चर बना के रखता है, रिड्यूस करता है बैक पेन, इज बेस्ड ऑन व्हाट, है ना, मतलब अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर ह्यूमन स्पाइन एंड सिटिंग पोजीशन के ऊपर आप बना रहे हो तो एक तरह से वो एर्गोनॉमिक्स ही है। डिज़ाइन ऑफ ऑफिस chairs that supports proper posture and reduce back pain is
based on anthropological studies of the human spine and sitting position। ये हो गया एर्गोनॉमिक्स की बात यार। अगर हम बात करें अबाउट एंथ्रोपोमेट्री की, एंथ्रोपोमेट्री मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना। डिस्कस हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी में बी यूज इन डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्री जहाँ पे हम क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट्स। तो एंथ्रोपोमेट्री में कैसे ये इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोमेट्री के लिए, बिकॉज है ना यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज में हमारे पास ह्यूमन बॉडी के डायमेंशंस को मेजर करना भी इन्वॉल्व करता है। तो उसमें तो क्या आएगा, एंथ्रोपोमेट्री आएगा। एंड व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री यार, एंथ्रोपोमेट्री is essential in designing the products that accommodate a diverse range of user with varying body size and shape, है ना। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अबाउट एयरप्लेन जेट्स, मतलब एयरप्लेन के सीट्स की, है ना, कार के इंटीरियर की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स के हाइट, बॉडी प्रोपोर्शन की बात रिकॉर्डिंग बन सकता है। सो is essential in designing products that accommodate a diverse range of users with varying body size and shapes। For example, the design of airplanes seats or car interior is based on anthropometric data to ensure that passengers of different heights, weights and body proportion can comfortably fit in the available space। है ना, बहुत सारे कल्चरल कंसिडरेशंस भी होते हैं यार फॉर रिगार्डिंग जो क्लॉथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, पर्सनल एक्सेसरीज, है ना, दे मस्ट कंसिडर्ड व्हाट कल्चरल प्रेफरेंस, है ना। सो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी जो है उसकी बात भी करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट की बात होती है, इंक्लूसिव डिज़ाइन की बात होती है। सो इन कंक्लूजन हम बात कर सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, इज इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। क्योंकि जब हम अंडरस्टैंड करेंगे यार ह्यूमन एनाटॉमी को, एर्गोनॉमिक्स को, एंथ्रोपोलॉजी को, है ना, कल्चर प्रेफरेंस, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, है ना, तो डिजाइनर्स कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट आर कंफर्टेबल, सेफ एंड एफिशिएंट फॉर डाइवर्स रेंज ऑफ यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट दिस नॉलेज कैन बी particularly useful for
candidates as it showcases the practical applications of anthropological studies in everyday life and highlights the importance of considering human diversity in डिज़ाइन। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, है ना, डिस्कस हाउ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडीज मे बी यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज। हमने बताया कि देखो ह्यूमन एनाटॉमी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एर्गोनॉमिक्स का, एंथ्रोपोमेट्री का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ लाइक इनका कल्चरल प्रेफरेंस भी होता है या इन्वायरमेंटल अडेप्टेशंस होते हैं, है ना। तो हमने बताया एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग इक्विपमेंट्स, है ना, जो कि ह्यूमन बॉडी को फिट करें उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ, मूवमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस चेयर की बात की यार, जो कि प्रॉपर पोस्चर को देखते हुए बनाया गया हो, बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया हो, तो वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ का अगर एक्यूमुलेट होता है तो वो बेटर ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन को अच्छा एक तरह से फ़ायदा दे सकता है यार, है ना, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है, एवरीडे लाइफ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है। एंथ्रोपोमेट्री की बात की, मतलब जहाँ पे मेजरमेंट होता है बॉडी साइज़ का, शेप का, तो वो एयरप्लेन, सपोज कर हमने एग्जांपल दिया कि एयरप्लेन सीट्स को बनाने में, कार के इंटीरियर को बनाने में, डिफरेंट हाइट्स को, वेट्स को एंड बॉडी प्रोपोर्शन को देखते हुए बनाता है, तो वो एक कंफर्टेबल एरिया में फिट हो जाता है। तो हमने बताया कि देखो भाई इनका एप्लीकेशन जो है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में है ना, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ का इन एवरीडे लाइफ। तो हम बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी को देखते हुए अगर हम चीज़ों को ध्यान देते हैं एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ को, तो अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ पे एवरीडे लाइफ को इजी बना सकते हैं इंसान के। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 यार, जहाँ पे हमने सेक्शन ए के 2 पार्ट में देखे, सेक्शन बी के 3 पार्ट में मैंने देखे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2 ऑफ 2022 के PYQs। टाइम लगता है दोस्त, एंथ्रोपोलॉजी का 500 मार्क्स है, आप समझना बात को, 500 मार्क्स कोई हलवा नंबर नहीं होता है, एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस यूपीएससी के अंदर। यहाँ पे तो 500 नंबर की बात हो रही है, टाइम लगेगा, हर चीज़ का टाइम लगेगा, टाइम के बिना कुछ नहीं होता।